नमस्कार साथियों, एग्जाम यात्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजीत। आज आपकी जीएस की क्लास में पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। अभी तक हमने आपको भारतीय संविधान का विकास बताया था कि कैसे ब्रिटिश काल में भारतीय संविधान का विकास हुआ और संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ। आज जो हमारा अगला टॉपिक हो कि हमारे भारत की संविधान की विशेषता क्या है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं, उद्देशिका के बारे में और कहाँ कहाँ से विश्व के किस किन देशों से हमारे संविधान का स्रोत है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए एग्जाम यात्रा यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक है संविधान की विशेषता। तो जब संविधान की विशेषता की बात हम करते हैं तो वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विश्व में संविधान पे सबसे पहले बहस ये होती है कि संविधान हमारा नमनीय है या कठोर है। नमनीय संविधान का मतलब होता है जिसका संशोधन आसानी से हो जाता है, और कठोर का मतलब होता है जिसका संशोधन आसानी से नहीं होता है, विशेष संसदीय जो व्यवस्था होती है विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। तो एक तो होता है कि संविधान का हम आधारिक लक्षण देखते हैं ऊपर से कि वो नमनीय है कि कठोर है। दूसरी तरफ होता है कि संविधान एकात्म है या संघीय है। तो जब शासन की व्यवस्था के आधार पर हम देखते हैं कि दो तरह के बीच में शासन प्रणाली प्रचलित, एक एकल शासन प्रणाली जिसमें सत्ता का केंद्र एक होता है, और दूसरी होती है संघीय जिसमें एक केंद्रीय सत्ता के साथ साथ संघीय प्रांतों की सत्ताएं होती हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम भारतीय संविधान को देखेंगे। फिर नागरिकता के संबंध में देखेंगे कि नागरिकता का अधिकार किसको प्राप्त है। फिर देखेंगे शासन तंत्र, जो कहा जाता है कि शासन के तंत्रों का वर्गीकरण यानी एक दूसरे से पृथक्करण का जो सिद्धांत होता है। सरकार के जो तीन प्रमुख अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, एक दूसरे किस तरह स्वतंत्र हैं। इस प्रकार जो शासन प्रणाली विश्व में प्रचलित होती है, दो तरह की मुख्यतः लोकतांत्रिक प्रणाली में होता है। एक होता है अमेरिका का शासन प्रणाली और दूसरा ब्रिटेन का शासन प्रणाली। अमेरिकी शासन प्रणाली को अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं, और जबकि ब्रिटेन की प्रणाली को हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। अब संसदीय और अध्यक्षीय से यहाँ सबसे बड़ा तात्पर्य होता है कि जो सरकार के तीन अंग होते हैं जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं, एक दूसरे से पृथक है, इनका गठन कैसे हुआ है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और संतुलन बैलेंस के सिद्धांत पे चलती हैं। दूसरी तरफ संसदीय शासन प्रणाली जो होती है, कार्यपालिका का गठन पालिका में या विधानसभा या संसद में जिस दल को बहुमत होता है वो सरकार का निर्माण करता है। इस प्रकार कार्यपालिका का गठन संसद के या विधायिका के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार की शासन प्रणाली को हम संसदीय शासन प्रणाली करते हैं। तो हम भारत में देखेंगे कौन सी शासन प्रणाली स्थापित है। तो इन सारे बिंदुओं पर हम क्रमवार चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारा संविधान कैसा है। तो चलिए देखते हैं पॉइंट वाइज। भारतीय संविधान की विशेषता में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आरंभ में जब संविधान लागू किया गया था तो हमने बताया था 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है बढ़ के कितनी हो गई है, वर्तमान में 12 हो गई, यानी 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। इसका जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको इसका वर्णन बताएंगे कि कब इन सूचियों को जोड़ा गया। तो जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो यहाँ लिखित और अलिखित से तात्पर्य होता है कि जब हम कभी भी संसदीय शासन प्रणाली या संविधान की बात करते हैं तो सब प्रथम जो आता है वो ब्रिटेन का आता है, इंग्लैंड के संविधान का आता है। वहाँ पे सर्वप्रथम संसदीय लोकतंत्र स्थापित हुआ और राजतंत्र को हटाया गया, और राजतंत्र केवल संवैधानिक प्रमुख की भूमिका में रहा। और वहाँ पे कोई लिखित संविधान नहीं है, क्योंकि वहां पे एक ब्रिटिश परिपाटी के रूप में शासन व्यवस्था चली आ रही है और कानून व्यवस्था कॉमन लॉ के अंतर्गत आते हैं। तो जो लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकी संविधान के द्वारा है। जब 1789 में अमेरिका स्वतंत्र, 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ, उसके बाद उसका लिखित संविधान लागू किया गया और संविधान को ही मूल स्रोत बताया गया शासन का, और संविधान को ही सर्वोच्च बताया गया, और उसमें सबके अधिकार बता दिए गए कि कार्यपालिका का अधिकार क्या होंगे,
विधायिका की क्या होगी और न्यायपालिका की क्या होगी। तो इस प्रकार जब आप वर्तमान समय में संविधान का देखते हैं तो ज्यादातर जो संविधान है वो लिखित संविधान के परिपाटी में आते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, यूएसए की प्रणाली है लिखित संविधान। और जो अलिखित संविधान है वो क्या है, ब्रिटिश प्रणाली है, यूनाइटेड किंगडम की है अलिखित, यानी जो प्रथा के रूप में चली आ रही है, कोई लिखित संविधान नहीं है कि किसका क्या है। और जो सारी व्यवस्थाएं कॉमन लॉ और संसदीय रीति के द्वारा आज तक संचालित हो रही है। तो इस प्रकार भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब देखिए संविधान विश्व का सबसे बड़ा है क्योंकि हमने बताया था कि शासन का स्तर पे दो तरह की व्यवस्थाएं पाई जाती है, एक संघीय शासन प्रणाली पाई जाती है, एक एकल शासन प्रणाली पाई जाती है। तो भारत में क्या है, संघीय शासन प्रणाली पाई जाती है। तो यहां पे देखिए लिखित संविधान, लिखित संविधान लिखित संविधान यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अलिखित संविधान इस प्रकार जो हम देखते हैं लिखित संविधान की जो व्यवस्था थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाई गई। और अलिखित संविधान का तात्पर्य होता है कि ब्रिटेन की शासन प्रणाली जिसमें सारी चीजें एक प्रथा के रूप में चली आ रही हैं और लोकतंत्र जीवंत रूप में चला आ रहा है। और दूसरा तरह होता है संघीय व्यवस्था होती है। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था से यहां तात्पर्य होता है तो जब संघीय व्यवस्था से हमारा मतलब है कि केंद्र के साथ साथ राज्य प्रांतों का अस्तित्व होता है, इस तरह की शासन प्रणाली पाई जाती है जहां सत्ता के दो केंद्र होते हैं, एक केंद्र होता है एक राज्य होते हैं। तो इस प्रकार मिला के जो व्यवस्था चलती है उसको संघीय व्यवस्था कहते हैं। अब संघीय व्यवस्था में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अमेरिकी संघीय व्यवस्था होती है। तो जो अमेरिका का संविधान है वो केंद्रीय संविधान, जिसको संघीय संविधान कहते हैं, उसमें केवल केंद्र के विषय और संघ के विषय रखे गए हैं और राज्यों के अपने अलग अलग संविधान होते हैं। लेकिन भारत में एकल संविधान की व्यवस्था है, यहाँ केंद्र के साथ साथ राज्यों के भी संविधानों का उल्लेख हमारे संविधान में ही किया गया, एक ही संविधान के अंतर्गत। इसलिए विश्व का सबसे विस्तृत और बड़ा लिखित संविधान है। अमेरिका में एक राज्यों के संविधान अलग है, केंद्र के अलग हैं, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी अलग है, कनाडा में भी अलग है सब, लेकिन भारत में सबके एक साथ हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा हो जाता है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमने बताया था कि आपके संविधान में जो सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का भारत शासन अधिनियम उसका स्रोत है। और इसके देखिए इसके कुछ उपबंधों को लगभग थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ स्वीकार किया गया था। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया हो गया। सर्वाधिक उपबंध 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। अब देखिए नम्यता तथा कठोरता का संबंध, हमने कहा संविधान की प्रकृति के आधार पर में उसका
वर्णन करते हैं कि संविधान कैसा है, कठोर है कि नरम है। भारतीय संविधान ना नरम ही है ना ही कठोर है। 368 में 2 प्रकार के संशोधनों का प्रावधान किया गया है, यानी साधारण बहुमत से भी संविधान का संशोधन हो सकता है। कुछ ऐसे प्रावधान में जिसे विशेष बहुमत 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है तथा आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार इसमें नम्यता और कठोरता दोनों व्याप्त है हमारे संविधान में। हमने बताया कि संविधान का लक्षण कुछ हम किस पे देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया पे देखते हैं। तो भारत में नरम प्रक्रिया भी है कुछ प्रावधान के लिए और कठिन भी, यानी दोनों प्रकार का मिक्सअप है यहाँ पे। कुछ मतलब विशेष बहुमत संशोधित किया जाता है दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 और प्रत्येक सदन के बहुमत के द्वारा। कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत तथा आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से। जब आगे आपको संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तो पूरी संशोधन की प्रक्रिया को पढ़ाएंगे कि कौन से विधेयक जो है साधारण बहुमत से, कौन 2/3 बहुमत से और कौन विशेष बहुमत तथा आधे से ज्यादा राज्यों की आवश्यकता पड़ती। कुछ प्रावधान जो है सामान्य बहुमत से भी किए जाते हैं, लेकिन ये 368 के अंतर्गत नहीं आते, यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया 368 के अंतर्गत बताई गई है। इसके अंतर्गत साधारण बहुमत, विशेष बहुमत सबकी बात की गई है कि किस तरह संशोधन किया जाएगा। तो जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी ये समझिए कि हमारा आधारिक लक्षण में हमारा संविधान कठोर और नम्यता दोनों का मिश्रण है। न बहुत अधिक कठोर एक पॉइंट से दिखता और न बहुत ज्यादा नरम दिखता है। हर तरह के प्रावधान यहाँ दिए गए हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान क्या है, बहुत आसान है। उसको जब चाहे हाउस ऑफ कॉमन जिसको कहते हैं वहाँ की संसद, जिसको लोअर सदन कहा जाता है, वो कोई भी नियम ला सकती है, उसके बहुमत नहीं शक्ति होती। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का जो संविधान है वो कांग्रेस की होती है, जिसमें सीनेट में पास करना होता है, कांग्रेस में पास करना होता है, राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वहां पे संविधान संशोधन एक जटिल प्रक्रिया है। अब देखिए आगे देखते हैं क्या संघीय व्यवस्था। हमने अभी संघ का बताया कि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें केंद्र के साथ राज्यों का सह अस्तित्व हो, इस प्रकार की व्यवस्था को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में झुकाव केंद्र की ओर है, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास एकल नागरिकता, एकल संविधान, अखिल भारतीय सेवाएं इत्यादि हैं। इसी कारण भारत को राज्यों का संघवाद कहा जाता है। भारतीय संविधान संघवाद पर कुछ टिप्पणियां लेखकों ने दी थी। अब देखिए हमने जो संघवाद बताया था, संघ को संघीय व्यवस्था को फेडरल कहा जाता है अंग्रेजी में। यह फोर्डस शब्द से बना है, जो ग्रीक शब्द है फोर्डस, फोर्डस शब्द से बना है, जिसका अर्थ अब देखिए जो संघीय व्यवस्था होती है आदर्श अमेरिकी संघीय व्यवस्था को माना जाता है, उसका ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। तो उसमें ये देखा जाता है कि जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो आपस में 13 राज्य स्वतंत्र हुए आरंभ में। तो उन्होंने आपस में मिलकर एक फोर्डस, यानी फोर्डस में होता है समझौता करना, तो 13 राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इसलिए माना जाता है ज्यादातर फेडरल सिस्टम में वो अमेरिकी फेडरल सिस्टम के पैटर्न पे होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या हुआ कि केंद्र के द्वारा ही संघ प्रांतों का निर्माण हुआ या प्रांत मिले, तो यहाँ किसी एक प्रकार का समझौता नहीं है, सबको भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता मिली। 15 अगस्त 1947 को राज्य इसमें सम्मिलित हुए, राज्यों का पुनर्गठन किया गया और हमारे यहाँ संसद को एक विशेष अधिकार है कि वो किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन साधारण बहुमत से कर सकती है, इसीलिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार जो देखते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रांत हैं उनका निर्माण, नाम रखने का, क्षेत्रफल इत्यादि निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है, लेकिन अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में केंद्र भी अविनाशी, यानी केंद्र भी अस्तित्व में रहेगा, शाश्वत है, और राज्य भी रहेंगे। राज्य की सीमा इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, राज्य की सूची में कोई कानून नहीं बना सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रांतों का अस्तित्व केंद्र के ऊपर है
और केंद्र सरकार जैसे चाहे वैसे कर सकती है। केंद्र भारत में अविनाशी है लेकिन राज्य अविनाशी नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया, उसमें हरियाणा अलग किया गया, बिहार से अलग झारखंड किया गया। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे जो राज्य जितना बड़ा है उतना ही रहेगा, उसके भौगोलिक और किसी चीज में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जबकि भारत में किया जा सकता है। इस प्रकार भारत को संघीय व्यवस्था कहने के बाद भारत पे कुछ टिप्पणी की गई। और अगर आप एक दृष्टिकोण से कहते हैं तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया, यानी एक केंद्र है, उसके चारों तरफ संघ है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार भारत की जो है संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से भिन्न है, और ऑस्ट्रेलिया जो है उनकी संघीय व्यवस्था से भिन्न है। यहाँ संघ है लेकिन केंद्र को वर्चस्व है। जैसे प्रशासनिक स्तर पर अखिल भारतीय सेवा का गठन करना, IAS IPS IFS भारतीय वन सेवा, वो केंद्र सरकार करती है, राज्यों में अपने कैडर के रूप में भेजती है। दूसरे, नागरिकता पे जो अधिकार है वो केंद्र सरकार का है। संविधान संशोधन करने की शक्ति केंद्र के पास है। इत्यादि जो शक्तियां ये दिखाता है कि भारत का जो संघीय व्यवस्था वो केंद्र की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। हमारे यहाँ 3 प्रकार की सूची पाई जाती है, केंद्र की सूची पाई जाती है, समवर्ती सूची पाई जाती है और राज्य सूची पाई जाती है। राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, केंद्र में केंद्र बनाता है, समवर्ती में दोनों को बनाने का अधिकारिता दी गई, लेकिन केंद्र को वरीयता की गई। अनुच्छेद 249 के तहत आपातकाल में राज्यसभा राज्य सूची पे भी कानून बना सकती। इस प्रकार हमारे यहाँ केंद्र अति शक्तिशाली दिखाई देता है। इसलिए कुछ टिप्पणीकार कहते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था है नहीं, लेकिन हम टिप्पणी को क्यों माने, हम अपने अनुसार अपनी संघीय व्यवस्था का गठन किए हैं। तो देखते हैं कुछ लोगों ने क्या हमारे संघीय व्यवस्था पे टिप्पणी की है। अर्ध संघ, केसी वियर जैसे विचारक थे, उन्होंने कहा था अर्ध संघ, यानी भारत को पूर्णतः संघ नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि इसका लक्षण अर्ध संघीय है क्योंकि यहाँ पे केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। सौदेबाजी वाला मॉरिस जॉनसन थे, उन्होंने कहा था सौदेबाजी वाले, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में परस्पर सौदेबाजी की राजनीति चलती है। इस तरह का लक्षण उन्हें मॉरिस जोन्स को दिखा था। सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन, केंद्रीय प्रभुत्व वाला आइवर जेनिक्स। तो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था पे कुछ विचारकों ने कैसी टिप्पणी दी थी। तो अर्ध संघीय व्यवस्था केसी वियर, सौदेबाजी का मॉरिस जॉनसन, सहकारी मैंने केंद्र और राज्य के सहयोग से चलने वाला ग्रेनविल ऑस्टिन पॉजिटिव था। केंद्रीय प्रवृत्ति वाला आइवर जेनिक एक संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने इस बात को कहा था। सरकार का संसदीय प्रणाली वेस्टमिनिस्टर स्वरूप का है, यानी जो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली चलती है जिसको वेस्टमिनिस्टर कहते हैं, उस प्रकार के हमारे देश में संचालित व्यवस्था है। गणतंत्रीय व्यवस्था वाला संसदीय प्रणाली है। कार्यपालिका का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। अब जरा आप देखिए कि संसदीय शासन प्रणाली होती क्या है। हमने बताया कि जब शासन प्रणाली के आधार पर हम किसी चीज का बंटवारा करते हैं, संविधान को देखते हैं कि किस लक्षण का है, तो 2 तरह की आती है। एक आती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, दूसरा
अब देखिए, शासन की दो प्रणाली है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, दूसरी संसदीय शासन प्रणाली। ये कहाँ प्रचलित है? अमेरिका में। अमेरिका। दूसरी कहाँ? ब्रिटेन। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं जिससे पूरी शासन व्यवस्था संचालित होती है। संविधान में मूलतः इन्हीं 3 का वर्णन दिया होता है। पहली होती है कार्यपालिका, यानी शासन प्रशासन को कैसे संचालित किया जाता है। विधायिका, जिसका काम होता है कानून निर्माण, कानून का निर्माण। और तीसरा न्यायपालिका का काम है न्याय देना। इस प्रकार कोई भी किसी भी देश की शासन प्रणाली संचालित होती है। जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली, तो उसमें ये तीनों अंग अलग अलग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, तो इसमें क्या होती है? तीनों अलग होते हैं। और जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, कार्यपालिका का गठन विधायिका के द्वारा होता है, यानी संसद में जिस दल को बहुमत मिलता है वो कार्यपालिका का गठन करता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। जैसे भारत में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पे क्या है? विधायिका और कार्यपालिका का मिश्रण है। ऐसी शासन प्रणाली को हम संसदीय या वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली करते हैं। अमेरिका में जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है वो कार्यपालिका राष्ट्रपति के अधीन होती है, विधायिका जिसको हम कांग्रेस कहते हैं वो अपना अलग होती है, और न्यायपालिका वहाँ अलग होती है। लेकिन हमारे यहाँ वेस्टमिंस्टर संसदीय शासन प्रणाली है, जहाँ सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र अंग तो रखते हैं, लेकिन जो कार्यपालिका का गठन होता है वो संसद के बहुमत के द्वारा, और राज्यों में विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो गठन करता है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि भारत में कैसी शासन प्रणाली है। अब देखिए, लोकसभा के प्रति कार्यपालिका क्या है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि हमारे यहाँ लोअर सदन लोकसभा है, वही चुन के आती है। जैसे वर्तमान समय मोदी जी प्रधानमंत्री, क्या है? भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त है और बहुमत के नेता हैं। गणतंत्रीय व्यवस्था वाला संसदीय प्रणाली। अब गणतंत्रीय से हम क्या समझते हैं? अब देखिए, एक होता है राजतंत्र तथा गणतंत्र। इसको हम कहते हैं मोनार्क, इसको हम कहते हैं रिपब्लिक सिस्टम। अब देखिए, जो हमारे यहाँ संसदीय वेस्टमिंस्टर प्रणाली अपनाई गई है वो ब्रिटेन से अपनाई गई है। तो ब्रिटेन के संविधान में क्या होता है? कार्यपालिका का तो प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वहाँ संवैधानिक राजतंत्र है। वहाँ जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, वहाँ का ब्रिटिश क्राउन जो उसका प्रतिनिधि होता है, जो राजा या रानी जो भी होता है उस ताज को धारण करता है, वो होता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? राजतंत्र, जिसमें राज्य का प्रमुख वंशागुणत हो, मतलब वो वंशावली उसकी चली आ रही, यानी राज होता है। यानी वहां पे माना जाता है कि वहां का जो राज परिवार होगा वो शासन को, उसका राष्ट्र का प्रमुख होगा, इसलिए वहां पे क्या कहा जाता है? मोनार्क, राजतंत्र कहा जाता है। लेकिन गणतंत्र जो है, गणतंत्र में राज्य के प्रमुख निर्वाचित होता है, यानी यहाँ पे जो राष्ट्र का प्रमुख होता है उसका निर्वाचन होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था फ्रांस और अमेरिका में पाई जाती है। भारत में भी जो राष्ट्र का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति होता है, उसका निर्वाचन होता है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था है
ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में, लेकिन वहाँ पे जो ब्रिटेन की रानी होती है वो राष्ट्र की प्रमुख होती है। इस प्रकार भारत में क्या है, संसदीय व्यवस्था है, लेकिन गणतंत्र के साथ है, राजतंत्र के साथ नहीं। यानी हमारे यहाँ रिपब्लिक डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय ब्रिटिश संसद प्रणाली के साथ साथ लिखित अमेरिकी संविधान में यहाँ समन्वय मिलता है। अब देखिए, ब्रिटेन में जो सबसे शक्तिशाली होती है वहाँ की संसद का लोअर सदन, जिसको हम हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, वो कोई भी कानून बना सकती है अपने बहुमत के द्वारा, किसी भी चीज में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब है कि वहाँ पे संविधान सर्वोच्च होता है और संविधान की व्याख्या वहाँ न्यायपालिका करती है, किसी कानून को अवैध भी घोषित कर सकती है। तो वहाँ की न्यायपालिका भी बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिका में संविधान को प्रमुख माना जाता है और ब्रिटेन में संसद को प्रमुख माना जाता है संप्रभु के रूप में। इस तरह भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन यहाँ की संसद उतनी शक्तिशाली नहीं है जितना इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन है। यहाँ की संसद की शक्ति है, लेकिन इसके साथ साथ लिखित संविधान भी है अमेरिका की तरह। दूसरी तरफ हमारे यहाँ भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को कुछ स्वतंत्र स्वायत्ता दी गई है, तो यहाँ न्यायपालिका भी काफी स्वतंत्र और शक्तिशाली प्रभाव रखती है। धीरे धीरे तो न्यायपालिका ने अपने निर्णयों के द्वारा संविधान का रक्षक, मौलिक अधिकारों को रक्षक घोषित कर लिया है और किसी संविधान को भी शून्य ठहरा सकती है। तो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों में संतुलन रखा गया। क्यों? कि हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली का हु भाई हु कॉपी नहीं है। हमारे यहाँ अलग तरह की व्यवस्था है, ना ही अमेरिका की तरह हु भाई हु यहाँ पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। अब देखिए, एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, इसमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष स्थान पर है। अब देखिए, सर्वोच्च एकल न्याय का मतलब होता है अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट होता है केवल संघीय मामलों को देखता है, केंद्र के मामलों को देखता है। लेकिन हमारे यहाँ राज्य के भी मामले या निचली अदालत के भी मामले, सर्वोच्च अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। तो हमारे यहाँ अपील का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट रखता है और यहाँ पे हाई कोर्ट के बाद जो डिसीजन होते हैं वो केंद्र में जाते हैं। और जो संविधान और संघीय व्यवस्था के मामले हो तो अपने आप जाते हैं। संविधान का संरक्षक भी हमारा सुप्रीम कोर्ट, तो अपील का भी है, संघीय व्यवस्था का भी है, सारे गुण हमारे न्यायपालिका में। तो अमेरिकी न्यायपालिका से अलग हमारा गठन है, वो केवल केंद्रीय और संघीय मामले को देखती है। यह संविधान का रक्षक है, यानी संविधान के व्याख्यान, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, संघीय न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति रखता है, अपने निर्णय के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति रखता है। यानी किसी भी कानून की वो व्याख्या करता है, क्या है, कैसे, उसकी क्या वैधता है। तो इस प्रकार हमारा सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या भूमिका निभाता है? सर्वोच्च अपीली है, संविधान का संरक्षक, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। संघीय न्यायालय भी, यानी जब केंद्र, राज्य और या दो राज्यों के बीच का कोई मामला हो तो भी वो संघीय न्यायालय के अधीन आता है, तो उसकी भी भूमिका हमारा सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय निभाता है। एकल नागरिकता का प्रावधान, जब हम संघीय व्यवस्था नागरिकता बात करते हैं तो बार बार हमारा उद्देश्य अमेरिका का संविधान होता है। तो अमेरिका में जो नागरिकता होती है वो राज्य प्रदान करते हैं, यानी हर राज्य का, कैलिफोर्निया का अलग है, इलिनियॉस का अलग है, सबका अपना अलग अलग होगा। लेकिन भारत में जो नागरिकता होती है वो केंद्र सरकार प्रदान करती है। तो इस प्रकार यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा, अब देखिए, वर्तमान आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा विषय है कि जिसको हम थोड़ा समझें। धर्मनिरपेक्षता से हमारा मतलब होता है कि धर्म का किसी भी राज्य या शासन व्यवस्था में कोई इंटरफियर, हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी धार्मिक विश्वास और मूल्य मान्यताओं के साथ शासन संचालित नहीं होगा। तो इसकी अवधारणा सर्वप्रथम फ्रांस में धीरे धीरे पूरे यूरोप और पश्चिमी देश में आ गई कि वहाँ के संविधान जो है वो मूलतः धर्मनिरपेक्ष होते हैं, यानी किसी भी, लेकिन वहाँ जो धर्म था, वहाँ पे ईसाई धर्म था, उसको अलग किया गया और शासन व्यवस्था को ईसाई धर्म की पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं से मुक्त किया गया। लेकिन भारत में
भारत में धर्मनिरपेक्षता, जिसको अंग्रेजी में सेकुलरिज्म का अर्थ है सभी धर्मों को समान अधिकार। इस प्रकार भारत में देखते हैं जो पश्चिम के सेकुलर की मान्यता है कि राज्य पूर्णतः धर्म के विश्वास और मान्यताओं से अलग होगा। तो भारत में वैसे भी संविधान किसी धर्म की मान्यताओं पर आधारित नहीं है और यहाँ पर सकारात्मक माना गया है कि यहाँ पे बहुत से धर्म वाले होते हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सारे लोग हैं। तो सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया है, सबको अपने धर्म और विश्वास मान्यताएं प्रदान की गई हैं और राज्य किसी भी धर्म या पंथ की मान्यता से नहीं संचालित होगा। तो धर्मनिरपेक्षता का आधार हमारे संविधान में ही है कि सभी धर्मों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं।